अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हो? चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आज की क्लास के एंड पे फिर जो आप लोगों की कंफ्यूजन्स होंगे एमसीक्यूज में वो मैं एड्रेस कर दूंगा, अगर हूँ। अगर नहीं फिर हम आगे चलेंगे। तो तो आज हमने स्टार्ट करना है एजिंग एनालिसिस से। आज हमने स्टार्ट करना है एजिंग एनालिसिस से। एजिंग एनालिसिस क्या होता है? बड़ी आसान चीज़ है, देखो। सबसे पहले पहले समझो एज ऑफ रिसीवर्स क्या होती है। एज ऑफ रिसीवर्स, हमारे पास कुछ रिसीवर्स होते हैं और उन रिसीवर्स की एक क्या होगी, एज होगी। एज ऑफ रिसीवर्स देखते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप में से कोई स्टूडेंट है, वो पैदा हुआ है फर्स्ट, ठीक है जी, 1 जनवरी 2021 में। ठीक है, कोई स्टूडेंट है वो पैदा हुआ है 1 जनवरी 2021 में। मैं कहता हूँ 31 दिसंबर 23 पे इसकी कितनी एज होगी? 31 दिसंबर 23 पे इसकी कितनी एज होगी? 23 ईयर्स। जिस दिन वो बॉर्न हुआ, ठीक है, उस दिन से लेकर मैंने एक डेट फिक्स कर ली, लेट सपोज 31 दिसंबर 23। कितना अरसा गुजर गया? लेट सपोज एक स्टूडेंट को 23 साल गुजर गए, तो हम कहेंगे 23 ईयर्स क्या है? 23 ईयर्स उसकी एज है। ठीक है, समझ आ गया? एज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। एज ऑफ रिसीवर्स, रिसीवर्स किस दिन बॉर्न होते हैं? रिसीवेबल्स किस दिन बॉर्न होते हैं? रिसीवेबल्स उस दिन बॉर्न होते हैं जब रिसीवेबल्स को क्रेडिट सेल्स की जाती है। व्हेन क्रेडिट सेल्स आर मेड, जब उनको क्रेडिट सेल्स की जाती हैं तब वो पैदा हो जाते हैं। और वो उनकी डेथ कब होती है? रिसीवेबल्स की डेथ कब होती है? जब वो जब वो पेमेंट, ठीक है जी, पेमेंट रिसीव हो जाए फ्रॉम देम। जब उनसे पेमेंट रिसीव हो जाए तो उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। रिसीवेबल्स एक बिजनेस में पैदा कब होते हैं? जब उनको क्रेडिट सेल्स की जाती हैं। और उनकी वफात कब होती है? जब उनसे पेमेंट वसूल कर ली जाती है। अब अगर लेट सपोज आपने मुझे एक जवाब देना है, सब बच्चों ने। एक रिसीवेबल्स थे जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की थी 1 सितंबर 23 को। अच्छा, कितने की? और हमारा अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए और 31 दिसंबर 23 आ गए। तो 31 दिसंबर 23 को इन रिसीवेबल्स की एज क्या होगी? कौन बताएगा? 4 मंथ्स। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 मंथ्स। चलिए जी, इसका मतलब है आपको एज ऑफ रिसीवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब लेट्स जस्ट सपोज मैं आसान बात करता हूँ। कंपनी के पास ट्रेड रिसीवर्स आ रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 2021, चार पार्टी से, ABC। सही है जी? डी, 1 2 3 4, 400
के रिसीवेबल्स आ गए 31 दिसंबर को। क्रेडिट सेल्स ऑन, ए को हमने क्रेडिट सेल की 1 सितंबर 23 को, बी को हमने क्रेडिट सेल की थी 1 अक्टूबर 23 को, सी को हमने क्रेडिट सेल की है 1 नवंबर 23 पे, और डी को हमने क्रेडिट सेल की है 1 दिसंबर 23 को, लेट्स सपोज। ठीक है, आपने मुझे इन चारों की एज बतानी है। आपने मुझे 31 दिसंबर 21 को इन चारों की एज बतानी है, क्या है? ठीक है, 4 3 2 1, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ। कंपनी क्या करती है, कभी कभार इस एज को देखते हुए एक एनालिसिस बनाती है, उसे कहती है एजिंग एनालिसिस। वो कैसे बनता है? वो कहते हैं करंट मंथ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स, फिर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे रिसीवेबल्स जिनको 30 to 60 डेज ओल्ड, फिर 60 to 90 डेज ओल्ड, और ओल्डर देन 90 डेज। और कंपनी कहे भाई हमारे पास टोटल रिसीवेबल्स हैं 400, उसमें करंट करंट मंथ रिसीवेबल्स 100 है, 30 to 60 डेज ओल्ड 100 है, 60 to 90 डेज ओल्ड 100 है, ओल्डर देन 90 डेज 100 है। समझ आ रही है? ये इसमें आ गए, ये इसमें आ गए, ये इसमें आ गए, और ये इसमें आ गए। समझ आ रही है? तो इस तरह कभी कभार कंपनी क्या करती है, अपने रिसीवेबल्स को, टोटल रिसीवेबल्स को अरेंज कर लेती है, टोटल रिसीवेबल्स को अकॉर्डिंग टू देयर एज अरेंज कर लेती है, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं एजिंग एनालिसिस। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एजिंग एनालिसिस। इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इस एजिंग एनालिसिस के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किसी के माइंड में आ रहे हो? नंबर 1, एक बेनिफिट हो सकता है टू आइडेंटिफाई ओवर ड्यू पेमेंट्स, टू आइडेंटिफाई ओवर ड्यू पेमेंट्स। ये बात समझ आइए कि ऐसे आपको पता चलेगा कि कितनी, लेट सपोज आपका मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड है 90 डेज, तो इसका मतलब है ओवर 90 डेज जिन रिसीवेबल्स को हो गए हैं, ये रिसीवेबल्स क्या हो गए हैं, ओवर ड्यू हो गए हैं। तो एजिंग एनालिसिस बनाने का एक फायदा तो मैंने आपको बताया, टू आइडेंटिफाई ओवर ड्यू पेमेंट्स, टू आइडेंटिफाई ओवर ड्यू पेमेंट्स। ठीक है जी। नंबर 2, जो इधर चैट बॉक्स में बताया पाकिज़ा फातिमा ने, डाउटफुल और बैड डेट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं। यस, वेरी गुड। एक रिसीवेबल्स के अलाउंस का आइडिया लगाया जा सकता है कि अगर वो ओवर ड्यू ज्यादा हो गया है, उसके ऊपर शक आपका ज्यादा होगा, जो ओवर ड्यू नहीं है उसके ऊपर शक कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बैड डेट होने की कौन से रिसीवेबल की होगी? ये येलो वाले की, क्योंकि ये ज्यादा पुराना हो गया। या डाउटफुल डेट्स, ज्यादा डाउटफुल, डाउट किस पे आएगा कि भाई ये बंदा डाउटफुल हो सकता है? जो ये वाले हैं, येलो वाले। ब्लू वाले पे उससे कम डाउट होगा। ठीक है? उसके बाद हम कह लेते हैं ग्रीन वाले पे उससे कम शक होगा। तो समझ रहे हो बात? तो आइडेंटिफाई ओवरड्यू पेमेंट्स, नंबर 2। ठीक है जी। टू, जो आप लोगों ने पॉइंट लिखे ना इसी को लिखते हैं, टू आइडेंटिफाई डाउटफुल डेट्स। तो यस, ये दो जो कॉमन चीजें हैं, ठीक है जी, ये आइडेंटिफाई हो सकती हैं, ओवरड्यू पेमेंट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, और डाउटफुल डेट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं एजिंग एनालिसिस की वजह से।
जैसे कि कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीवर्स हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट ऑन ट्रेड डेट्स। किन रिसीवर्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डिफॉल्ट कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा, जिनकी सबसे ज्यादा उम्र होगी, जो सबसे ज्यादा बूढ़े हो गए होंगे, उनकी उनकी एज सबसे ज्यादा होगी, ओवर 90 डेज ओल्ड रिसीवर्स। अच्छा, एक सवाल आया कि सर दोबारा बता दें। कोई थोड़ा सा मुझे आइडेंटिफाई कर दो कि क्या चीज़ दोबारा बता दो। मैंने आपको बताया है कि हम कभी कभार हमारे पास जो रिसीवर्स होती हैं, हम रिसीवर्स को क्लासिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। रिसीवर्स की एज कैसे पता चलती है? हमारे ईयर एंड से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ईयर एंड से। जी नूर सहर बताइए, क्या बात समझ नहीं आई? बहरहाल मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखो, एनालिसिस समझ, अहमद क्या एनालिसिस क्या कह रहे हो? एजिंग एनालिसिस को क्या होता है? अहमद सुनो, एजिंग एनालिसिस किसे सर कहते हैं? हाँ हाँ, सर थोड़ा सा ये एजिंग एनालिसिस थोड़ा सा समझा दें, थोड़ा सा ये समझ नहीं आया दोबारा। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये जो है ना, ये मैंने, मेरे पास रिसीवर्स थे 400 के, सुन रहे हो? मेरे पास 400 के रिसीवर्स थे, ठीक है अहमद? यस सर। उसमें से कुछ रिसीवर्स थे जो मेरे इस करंट मंथ में आए हैं, यानी कि उनको मैंने सेल की थी 1 दिसंबर 2023 को, ठीक है जी, वो करंट मंथ के रिसीवर्स हैं। फिर कुछ रिसीवर्स है जिनको 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं मगर 60 दिन से कम हुए हैं। कुछ रिसीवर्स है जिनको 60 दिन से ज्यादा हो गए, 90 दिन से कम हुए हैं। और कुछ ऐसे रिसीवर्स थे जिनको 90 दिन से ज्यादा हो गए। रिसीवर्स को मैंने क्या किया, उनके इस एज में क्लासिफाई कर दिया। रिसीवर्स को अगर उनकी एज में क्लासिफाई कर लिया जाए, इन्हें कहते हैं एजिंग एनालिसिस। सही है? समझ आइए बात। अब रिसीवर्स की एज कैसे निकालते हैं, वो पिछली बात थी कि रिसीवर्स जिस दिन आपने उनको क्रेडिट सेल की होती है, उस दिन उस दिन रिसीवर्स की रेट हो जाते हैं। उस दिन से लेकर ईयर एंड तक जो होती है वो रिसीवर्स की एज होती है। तो ईयर एंड पे कंपनी क्या करती है, एजिंग एनालिसिस बनाती है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि रिसीवर्स की क्या एज है। और इसका फायदा क्या होता है बनाने का, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से जो रिसीवर्स हैं वो ओवर ड्यू हैं, कौन से रिसीवर्स हैं जो ओवर ड्यू हो रहे हैं। कंपनी अपने कलेक्शन प्रोसीजर्स को बेहतर कर सकती है, डेट कलेक्शन पीरियड कम हो सकता है। आप आगे जाके पढ़ोगे, इसका एक और फायदा होता है, टू रिड्यूस, टू इम्प्रूव डेट कलेक्शन पीरियड। कंपनी को पता चलता है कि यार अगर रिसीवर्स 90 डेज वाली जगह पर ज्यादा पड़े हुए हैं, इसका मतलब है आप रिसीवर्स को अच्छी तरीके से कलेक्ट नहीं कर रहे, तो आपके डेट कलेक्शन पीरियड भी इंप्रूव हो सकता है। कि आपका डेट कलेक्शन पीरियड क्या हो सकता है, कम हो सकता है। जब आप एनालिसिस देखोगे कि यार हमारे पास पुराने रिसीवर्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, इनसे तो पैसे जल्दी इकट्ठा करने चाहिए। डाउटफुल डेट्स आपको आइडेंटिफाई हो सकती हैं, ओवर ड्यू पेमेंट्स आइडेंटिफाई हो सकती हैं। ये फायदे होते हैं इस एजिंग एनालिसिस बनाने के। अब मुझे बताओ, दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, अहमद हैं, नूर सहर आपने पूछा था कोई सवाल इससे रिलेटेड, एजिंग एनालिसिस, अगर आपको बात समझ नहीं आई? चलो गुड। अच्छा, कभी कभार होता है कि आप लोग एक सवाल पूछते हो, सब बच्चे सुन लें, उसका मैं एक जवाब देता हूँ, मगर कभी कभार आप लोगों को हो सकता है भाई वो क्लियर ना हो। तो इस बात पे कि यार नहीं, हमने सर से एक बार पूछ लिया, सर ने जवाब दे दिया, अब हम दोबारा पूछेंगे, क्लास का टाइम ज़ाया होगा, ऐसे ना किया करें। ठीक है, ये आपके साथ भी ज्यादती है, मेरे साथ भी आप लोग ज्यादती करोगे। अगर आपने एक सवाल पूछा है, जब तक आपको वो क्लियर नहीं होता आप मुझे पूछते रहें। मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, तीसरे तरीके से बताऊंगा, अनटिल एंड अनलेस आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। ठीक है?
तो इसलिए मुझे आप सब बच्चों ने सही रिस्पांस देना है। इसमें कोई ये कभी नहीं सोचना आपने यार सर को बुरा लगेगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। देखो हम सीखने के लिए बैठे, मुझे नहीं बुरा लगेगा, ठीक है, याद रखो। 10 दफा भी आप एक बात पूछ लोगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आप लोगों ने पूछते रहना, ठीक है? क्योंकि ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आप लोग अगर ये चीजें सही तरह करोगे तो ऑब्वियसली जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे उनके पास एक अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स पहुंचेंगे। अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, देखो ना, मेरे माइंड में एक स्टूडेंट का मेंटल लेवल है कि उसको इस तरह से बात समझ आएगी, मगर वो मेरी कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकती है, गलत हो सकती है, मेरी टेक्निक वेरी कर सकती है, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो। तो ये चीज़ कैसे इंप्रूव होती है, जब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो, ठीक है? तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सवाल। उसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चंस पूछने से मुझे पता है कि मेरे लेक्चर्स की क्वालिटी बेहतर हो रही है, जो रिकॉर्ड हो रहे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो रही है। इसलिए मैं आप सब बच्चों को इंकरेज करूंगा, आप क्वेश्चंस पूछो। एक दफ़ा पूछो, मैंने जवाब दिया, नहीं समझ आया बिला झिझक दोबारा पूछो। दोबारा नहीं समझ आया तीसरी दफ़ा पूछो, जब तक वो क्लियर नहीं होगा आगे नहीं जाएंगे। इस सब बच्चों के लिए बात है। आप म्यूट अनम्यूट करके पूछो, रोक के पूछो, चैट बॉक्स में पूछो, जैसे मर्जी पूछो, आप लोगों ने पूछना जरूर है। कोई भी चीज अनअटेंडेड नहीं जाने दो। अच्छा जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीवर्स हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट ऑन ट्रेड रिसीवर्स? सर रिसीवर्स की एज 4 मंथ्स कैसे होगी, ये समझ नहीं आ रही। रिसीवर्स की एज 4 मंथ्स कैसे होगी? 4 मंथ्स कैसे होगी? 4 मंथ्स ऐसे होगी कि देखो, हमारे पास हमने ट्रेड रिसीवर्स आ रहे हैं हमारे पास 31 दिसंबर 2021 को। हमने इनको क्रेडिट सेल्स की थी 1 सितंबर 2023 को। 1 सितंबर 2023 में और 31 दिसंबर 2021 में कितनी देर का अर्सा है? 4 मंथ्स का। ऐसे रिसीवर्स की एज पता चली। 1 सितंबर 2023, ओ यार ये मैंने 21 गलत लिखा, 23। 1 सितंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 31 दिसंबर 2023 पे आपके पास एक रिसीवेबल आ रहा है जिसको सेल की थी आपने 1 सितंबर 2023 को। इसका मतलब है इस रिसीवेबल की एज क्या है? 4 महीने। ऐसे पता चला। 21 वो मैं से मिस्टेक, मैंने मिस्टेकनली 21 लिख दिया था, 23 है, ठीक है। 23 वो गलती से लिख दिया था, क्योंकि ये कैसे हो सकता है रिसीवेबल पहले आ रहा है सेल उसको बाद में कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा चलें, वो मुझसे गलती से 23 1 लिखा गया था, 23। अच्छा जी। सॉर्टिंग एन एंटिटीज अकाउंट रिसीवर्स इनटू क्लासिफिकेशंस सच एज 1 to 30 days पास्ट ड्यू, यानी कि 30 दिन गुजर चुके, 31 to 60 days पास्ट ड्यू, एटसेट्रा इज नोन एज अभी पढ़ा है एजिंग एनालिसिस। अच्छा अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। 39 एमसीक्यू। सानिया creates allowance for doubtful debts after considering the length of time the debts remains outstanding. She has provided following data as at 31st March 2018। हमें सानिया की डेट अमाउंट पता है। उसने कहा 31st मार्च 18 को ईयर एंड पे उसने कहा हमारे पास ये रिसीवेबल्स आ रहे हैं 130, 75,000 और 40,000। डेज आउटस्टैंडिंग, या अब उसने उसकी क्या बना ली है, उसको एज एनालिसिस बनाया है उसने, ठीक है, कि 30 डेज हो गए इनको, 75,000 वाले रिसीवर्स को 31 to 60 डेज हो गए हैं, और ओवर 60 डेज हो गए हैं, यानी कि 50,000 के रिसीवर्स ऐसे हैं जिनको सेल किए हुए 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक इन्होंने पैसे पे नहीं किए। तो उन्होंने कहा अलाउंस रिक्वायर्ड 130 पे नहीं, क्योंकि अभी ये ताज़ा ताज़ा है। 75,000 पे 2% अलाउंस रिक्वायर्ड है, और 50,000 पे 5% अलाउंस रिक्वायर्ड है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस दे दिया उन्होंने 3500। व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कैसे अमाउंट आएगी आपको पता है जी? क्लोजिंग अलाउंस माइनस क्लोजिंग अलाउंस में से लेस करेंगे ओपनिंग अलाउंस। जो डिफरेंस होता है आप लोगों को पता है ना,
उसको हम बेड एंड आउटफुट डेट्स में लेके जाते हैं। ओपनिंग अलाउंस 3500 है, क्लोजिंग अलाउंस हम यहाँ पे वर्कआउट कर लेते हैं। हम कहते हैं रिसीवेबल्स हैं 75,000 पे 2%, और 50,000 पे हमारे पास है 5%। तो ये कितना कितना बनता है, 2% कितना बनता है और 5% कितना बनता है, ये 4,000 आ गया। और दूसरा बन 4,000 तुमने टोटल बताया, सेपरेटली भी बता दो यार जरा। 1,500 और 2,500, ठीक है जी। तो ये 4,000 जो है ये हम क्लोजिंग अलाउंस लिख देंगे, और 4,000 माइनस 3,500, 500 आपका बेड एंड आउटफुट एक्सपेंस। अच्छा, अब आप देख रहे हो, आपने एक बात याद रखना है, एक अच्छी एमसीक्यू की क्या निशानी होती है। एक अच्छे एमसीक्यू के अंदर बच्चों याद रखना, एक अच्छा एमसीक्यू जो डिजाइन हुआ होता है ना, उसमें सही आंसर भी होता है और मोस्ट प्रोबेबल रॉन्ग आंसर्स होते हैं। सही आंसर भी होता है और मोस्ट प्रोबेबल रॉन्ग आंसर्स होते हैं। गलत आंसर्स जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट किया जा सके। तो हो सकता है कोई बच्चा 4,000 निकाले और बेदिहानी में, क्योंकि उसको लगा कि जैसे सिर्फ क्लोजिंग अलाउंस निकालना था, और वो बेदिहानी में क्या करेगा, ये 4,000 टिक कर आएगा। आप देख रहे हो 4,000 भी ऑप्शन है, 3,500 भी ऑप्शन है, 500 भी ऑप्शन दी हुई है। ये एक अच्छा एमसीक्यू होता है ऐसा। तो एमसीक्यूज को इस तरह क्यों रखा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल रॉन्ग आंसर्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टेस्ट किए जा सके। एमसीक्यू को, ये पेपर जो है ना आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये पहले न्यूमेरिकल, ये जो था ये आपका कैफ लेवल का पेपर था। बाकी सारे पेपर जो थे आपके पीआरसी लेवल में पहले से थे। ये कैफ लेवल का पेपर पीछे आया है, इसलिए आपने इसको कैफ लेवल का पेपर समझना। इसको पीआरसी के लेवल का पेपर समझने वाला बच्चा बहुत मुंह की खाता है पेपर्स में, ठीक है। तो ये कैफ लेवल का पेपर है, इसमें एफर्ट ज्यादा लगती है, और इसको एमसीक्यू बेस्ड बनाने का सिर्फ ये मकसद है एग्जामिनर का, कि ताकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों की डेवलप कर सके, बच्चे कॉन्सेप्चुअल टेक्निक डेवलप कर सके और पेपर पास कर सके। यहाँ वो रट्टा सिस्टम नहीं चलने वाला, यहाँ पर आपके बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं। और यहाँ पर आप बच्चों ने याद रखना है कि बहुत अलर्ट रहना है एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। आपने हर एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले, मेरी बच्चों ये बात याद रखना, आगे मुश्किल होती जाएंगी चीजें, सॉल्व करने से पहले 5 टाइम्स रीड करना है। ये है रिकमेंडेड, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले कम से कम 5 दफा पढ़ना है, और 3 टाइम्स आपने रीड करना है। ये कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी का मतलब पता है ना, कि ये ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। कम से कम 3 दफा एमसीक्यू करना है सॉल्व करने से पहले, और 5 दफा पढ़ना, ये मैं आपको कहूंगा रिकमेंडेड है एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले। और अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि सर पेपर में तो हमें टाइम बहुत लिमिटेड होता है, पेपर में हम कर नहीं सकते, छोड़ दें ये बहाने। मैं भी आपसे कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करें तब आपने 5 दफा एमसीक्यू को पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है, समझना है, फिर आगे चलना है। पेपर में 5 दफा नहीं तो 3 बार पढ़ना है। आसान एमसीक्यू 3 बार पढ़ लो, मुश्किल एमसीक्यू 5 बार पढ़ लो। और ये चीज जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पेपर में टेंशन नहीं होती। आप लोग कोई पहले स्टूडेंट्स नहीं है जो पढ़ रहे हैं, या जो पहले स्टूडेंट्स नहीं है जो इस टेक्निक पे अमल करने वाले हैं, जिनको इशू आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दे लिए हैं, ये टेक्निक्स ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। जो बच्चा इन टेक्निक्स को फॉलो नहीं करता, जो नहीं बात को मानता है, एक दफा एमसीक्यू करके सॉल्व करता है, वो उसको लगता यही है पेपर में जाके कि मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, खुशी खुशी पेपर में बाहर आता है वो। मगर एंड पे क्या होता है, उसका पेपर जो होता है ना वो फेल हो जाता है। तो अकाउंटिंग में मेजॉरिटी बच्चे जो फेल होते हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल से खुशी खुशी बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको उनके मुताबिक उनको लग रहा होता है सारी ऑप्शंस मिलती जा रही हैं, तो इसका मतलब है भाई हमने ठीक किया हुआ। हालांकि एग्जामिनर आपका प्रोबेबल रॉन्ग आंसर्स भी प्लेस करता है।
मैं कैसे समझाऊं यार, समझ नहीं आती यार, बच्चों को क्या करें। सर ये क्वेश्चन दोबारा बता दें। इससे अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ, ये देखो। 40 MCQ करते हैं। साइमा creates allowance for doubtful debts according to the length of time the debt had been outstanding. साइमा allowance for doubtful debts create करते हैं according to the length of time the debts have been outstanding. At 31st May 2021, the analysis of accounts receivable balances and the associated allowance was, उसने कहा कि भाई अकाउंट रिसीवेबल्स का हमने एनालिसिस बनाया, एजिंग एनालिसिस बनाया, टाइम द डेट हैज बीन आउटस्टैंडिंग, अलाउंस रिक्वायर्ड और बैलेंस एट 31st May 2021। ये हमारा ईयर एंड है, और ईयर एंड पे ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस है, ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस है। ये उन्होंने कहा कि 32,700 के ऐसे रिसीवेबल्स हैं जिनको 31 डेज से कम हुए हैं, फिर रिसीवेबल्स हैं जिनको 31 to 60 डेज हो गए, और फिर कुछ रिसीवेबल्स हैं ओवर 60 डेज। इसी को तो एजिंग एनालिसिस कहते हैं। उन्होंने एजिंग एनालिसिस बनाया है। इस एजिंग एनालिसिस बनाने का एक फायदा ये होता है कि आप अलाउंस जो है, क्लोजिंग अलाउंस जो है, वो फाइंड करने में आपको आसानी होती है। आप बजाय इसके कि आप जनरल अलाउंस अप्लाई कर दो तमाम रिसीवेबल्स पर, आप क्या करते हो, रिसीवेबल्स को अकॉर्डिंग टू देयर एज क्लासिफाई करते हो। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, और फिर उनकी एज की बेस पर डिफरेंट रिसीवेबल्स के ऊपर डिफरेंट रेट लगाते हो। सही है। तो ये उन्होंने कहा कि भाई ये जो 16,900 है, इस पे 4% अलाउंस रिक्वायर्ड है, और 8750 जो है, इस पे 50% अलाउंस रिक्वायर्ड है, यानी कि 50% डाउटफुल। कहते हैं द बैलेंस एट 1st June 20 was 5600, what adjustment should be made to the doubtful debts allowance? डाउटफुल डेट्स अलाउंस में क्या हो अगर 5600 क्या हो, ओपनिंग अलाउंस। तो ये आपको मैं बताता हूँ जी। वो कहते हैं इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। इंक्रीज डिक्रीज के लिए आपको क्या करना है, क्लोजिंग अलाउंस में से लेस करना है ओपनिंग अलाउंस। ओपनिंग अलाउंस आपको गिवन है 5600। क्लोजिंग अलाउंस कैसे आएगा, क्लोजिंग अलाउंस ये देखो, मैं आपको वर्किंग बना देता हूँ। आपके पास देखो 32,700 पे तो नेल है, यानी कि इस पे तो अलाउंस बनाना ही नहीं। 16,900 पे का 4% अलाउंस, और 8750 का 50% अलाउंस। तो कितना आता है जी, ये मुझे बता दें। अलग अलग बताएं भाई, तरह अलग अलग बताओ। 16,900 का 4% कितना आ रहा है, और 8750 का 50% कितना है। ये क्लोजिंग अलाउंस की वर्किंग बना रहा हूँ मैं। 676 4375, और इनको ऐड किया तो कितना बन गया, 505 है। ठीक है, ये क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट कर लिया। पहले तो ये सीखो ना, फिर अगली चीज आती है। अब 5051 क्लोजिंग अलाउंस है, ओपनिंग है 5600। यहाँ पर डिक्रीज आ रहा है, आंसर नेगेटिव में आएगा। 5051 माइनस 5600 करोगे तो आपके पास डिक्रीज इन अलाउंस आया। क्लोजिंग ओपनिंग से कम है, तो कितने से कम है जी, 549। 549, ये आंसर भी आपके पास 549 माइनस में है। तो ये आपके पास आंसर है, डिक्रीज ऑफ रुपीज 549। जी सबको समझ आ गया है कैसे करना है। चलें गुड।
अच्छा, अगली हेडिंग जो अब हमने करनी है, समझनी है बात, हाउ टू फाइंड ओपनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए, अभी तक आप बच्चों ने जितने क्वेश्चंस किए, उन सारे क्वेश्चंस में आप लोग ओपनिंग अलाउंस क्लोजिंग अलाउंस फाइंड करते हैं। आप लोग क्लोजिंग अलाउंस फाइंड करते थे, मगर कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जिसमें आपको ओपनिंग अलाउंस फाइंड करना होता है, जिसमें आपने ओपनिंग अलाउंस फाइंड करना होता है और आपको बताया जाता है सिर्फ क्लोजिंग अलाउंस ओपनिंग अलाउंस से इतने परसेंट ज्यादा है या क्लोजिंग अलाउंस ओपनिंग अलाउंस से इतने परसेंट कम है। ठीक है जी, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक एग्जांपल है आपके सामने, सबसे पहले इसको एग्जांपल नंबर 1 कह लेते हैं, पहले 1 करते हैं फिर एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है जी, वो कहते हैं जी क्लोजिंग अलाउंस इज ₹900,000 एंड दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज बाय 20% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। क्लोजिंग अलाउंस है 900 और क्लोजिंग अलाउंस जो है वो इंक्रीज हो गया 20% से एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और आपसे रिक्वायर्ड है ओपनिंग अलाउंस। ओपनिंग अलाउंस क्या होगा अगर क्लोजिंग अलाउंस 20% से ज्यादा हो गया और क्लोजिंग अलाउंस असल में कितना है, 900 रुपये। तो इसका एक आसान फॉर्मूला है जो आपने याद कर लेना है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ओपनिंग अलाउंस, इसके अंदर कैसे आएगा। ओपनिंग अलाउंस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग अलाउंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज। क्लोजिंग अलाउंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज। क्लोजिंग अलाउंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है जी, ये देखो। ठीक है जी, क्लोजिंग अलाउंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज। क्लोजिंग अलाउंस कितना है, 900 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, इंक्रीज बाय 20%, तो रेट आएगा 0.2, ये ध्यान रखना बस। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 जी क्या आता है, गलत आंसर। 750। ठीक है जी, ठीक है, समझ आइए बात। अब 750 का 20% लो और वो उसमें 750 में ऐड करो, 900 बनेगा। चेक करना मैंने ठीक भी किया है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपको ओपनिंग अलाउंस निकालना है, मगर अब उन्होंने क्या कहा कि क्लोजिंग अलाउंस इज 900 एंड दिस ईयर अलाउंस हैज डिक्रीज बाय 10% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो लिखा हुआ है, इफ देयर इज डिक्रीज इन क्लोजिंग अलाउंस, यानी कि ओपनिंग अलाउंस इज इक्वल टू क्लोजिंग अलाउंस। क्लोजिंग अलाउंस इंक्रीज होगा तो 1 प्लस, डिक्रीज होगा तो 1 माइनस रेट ऑफ डिक्रीज। क्लोजिंग अलाउंस 900 है और अब कहेंगे 1 माइनस 0.1, क्योंकि 10% का मतलब 0.1, और ये आपके पास आ गया जी 1000। तो अब ओपनिंग अलाउंस क्या हो गया, 1000 हो गया। ठीक है जी, ये आपको समझ आई है टेक्निक, फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, बहुत आसान है। ओपनिंग अलाउंस इक्वल टू क्लोजिंग अलाउंस डिवाइडेड बाय, अगर इंक्रीज हुआ तो 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ तो 1 माइनस रेट ऑफ डिक्रीज, तो आपके पास ओपनिंग अलाउंस आ जाएगा।
अच्छा ये एमसीक्यू देखते हैं यार। At the year end, the receivable balance on 31st March 19 is rupees 93,000। अच्छा अब ये बात समझनी है आप लोगों ने सबने, कि देखो अगर रिसीवेबल का बैलेंस है ना 31st March 19 को 93,000, इसका मतलब ये है कि एक है ईयर एंड डेट और एक होती है ईयर स्टार्ट डेट। और ईयर एंड और ईयर स्टार्ट बिजनेसेस का डिफरेंट हो सकता है, ये तो बात आपने याद रखनी कि वो 12 महीने का होगा, मगर जरूरी नहीं है कि वो कैलेंडर ईयर ही ईयर एंड हो। जरूरी नहीं है कैलेंडर ईयर ईयर एंड हो। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से डिफरेंट हो सकते हैं, मगर जो याद रखने वाली बात यह है कि ईयर स्टार्ट और ईयर एंड के बीच में जो टाइम होगा वो हमेशा क्या होगा, 12 मंथ्स का होगा। तो अगर रिसीवेबल का ईयर एंड हो रहा है 31st March 19 को, तो इसका मतलब है ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 18 को। ठीक है, इससे आपको डेट की रेलिवेंस समझ आएगी जो बात कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग ईयर चल रहा है जो एंड होता है 31st March 19 को और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 18 को। At year end, the receivable balance on 31st March 19 is 93,000। 31st March 19 पे रिसीवेबल्स हैं कितने, 93,000। ठीक है जी। दिस इंक्लूड्स अ डेट ऑफ 1800 विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। इसके अंदर एक डेट है 1800 रुपए का जिसको अभी राइट ऑफ करना है। The business maintain allowance for doubtful debts at 5% of the receivables balance। बिजनेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं एट 5% ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस, एंड दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज बाय 20% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और जो इस साल का अलाउंस होगा ना, जो 5% रिसीवेबल बैलेंस पे होगा क्लोजिंग अलाउंस, वो ज्यादा है 20% से एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। What was the balance of allowance for doubtful debts at 1 April 18? 1 April 18 यानी कि ईयर के स्टार्ट पे ओपनिंग अलाउंस कितना था? 1 April 18 को ओपनिंग अलाउंस कितना था, ये पूछा उसने आपसे। अब ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले चीज, सबसे पहला काम, अब ये इतना आसानी से नहीं आएगा, आप सबको पता है। इसके लिए आपको स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहले तो ग्रॉस रिसीवेबल्स चाहिए। ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। वो कैसे आएंगे, ये मैं ना ऐसे वर्किंग बनाता हूँ ऑर्डर में, ताकि आपको एक फॉर्मेट भी बन जाए। दोबारा से अब इसका आंसर ऐसे आएगा, ये देखो क्लोजिंग, आपने ओपनिंग अलाउंस निकालना है असल में। अगर आप कहेंगे कि सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स इतने कितने को गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स इन क्वेश्चन हमें गिवन है 93,000, ये क्लोजिंग है। उसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स, क्योंकि वो अभी तक इसमें से लेस नहीं हुए हैं। कितने के बैड डेट्स हैं, 1800 के। जब ये लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स। और ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे 5%, तो हमारे पास आएगा क्लोजिंग अलाउंस। क्या आता है जी बताओ? 91 200 का 5%, 45 60। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 1 प्लस ओपनिंग अलाउंस निकालने के लिए क्लोजिंग अलाउंस को डिवाइड करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज या 1 माइनस रेट ऑफ इंक्रीज से। तो यहाँ पर अब ओपनिंग अलाउंस का फॉर्मूला लगा देते हैं।
ओपनिंग अलाउंस इक्वल्स टू क्लोजिंग अलाउंस डिवाइडेड बाय वन। इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो वन प्लस रेट ऑफ इंक्रीज। तो क्लोजिंग अलाउंस 4560 डिवाइडेड बाय वन प्लस 0.2। हाँ भाई, क्या आंसर है? 3800। चलो जी, ये 3800 आंसर है इसका। अच्छा जी, 42 एमसीक्यू देखो। रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जो उस एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेट चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019? बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस में नेट चार्ज क्या आता है, मुझे पता है भाई। बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? बैड डेट्स, उसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग अलाउंस, लेस करते हैं ओपनिंग अलाउंस, लेस करते थे बैड डेट्स रिकवर। ठीक है जी। फिर हमारे पास आंसर आ, अब वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 फैसल ट्रेडर्स टर्न ओवर टोटल 3 मिलियन। फैसल ट्रेडर्स का, अब ये मैंने वर्किंग बनानी है, फैसल ट्रेडर्स का टर्नओवर कितना? 3 मिलियन। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। सेल्स को टर्नओवर कहते हैं। तो टर्न ओवर या सेल्स हैं उनकी कितनी? 3 मिलियन। इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू 4% ऑफ द टर्नओवर फॉर द ईयर। इसका 4% जो टर्नओवर है वो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो कितने आते हैं मुझे जरा साथ साथ बताते जाओ। 3 मिलियन का 4% ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आते हैं? 120,000। ठीक है जी, गुड। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने ये कहा, एफ टी विशेष टू मेंटेन, यहाँ से देखो, एफ टी विशेष टू मेंटेन डाउटफुल डेट्स अलाउंस एट 3% ऑफ अलाउंस रिसीवेबल। ये जो ट्रेड रिसीवर्स है इसका 3% डाउटफुल डेट्स अलाउंस बनाना है, तो ये आपके पास क्या आएगा? क्लोजिंग अलाउंस आएगा, क्योंकि रिसीवर्स आपने क्लोजिंग वाले लिए हैं। 120,000 का 3%, 9, 36, 90,000 कैसे आ रहा है? 3600 है। 3600।
अच्छा जी, एंड डिस्कवर्स दैट, और उसने फिर डिस्कवर किया that allows as a result is 25% higher than it was year before. पिछले ईयर के अलाउंस से ये क्लोजिंग अलाउंस कितना ज्यादा 25% हाई है। इसका मतलब है अब हम ओपनिंग अलाउंस भी निकाल सकते हैं। ओपनिंग अलाउंस इक्वल्स टू क्लोजिंग अलाउंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज। तो क्लोजिंग अलाउंस हमारे पास 3600 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25। ओपनिंग अलाउंस भी आ गया हमारे पास 2880। ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक इररिकवरेबल डेट्स, स्पेसिफिक के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इररिकवरेबल डेट्स ऑफ ₹3200 वर रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट्स है। 3200 के डेट्स वर रिटर्न ऑफ का मतलब है रिसीवेबल में से माइनस हुए हुए थे, बच गए, नहीं तो सारी वर्किंग दोबारा करनी पड़ जानी। तो ये बैड डेट्स आ गए आपके पास 3200 के यहाँ से। And irrecoverable debts written off 3 years previously of ₹150 were recovered। ये 150 के क्या आ गए, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलाउंस आपके पास 3600 है, ओपनिंग अलाउंस आपके पास 2880 है, ये जो अभी हमने फाइंड किए हैं। अब आपके पास आ जाएगा आंसर भाई, नेट चार्ज बैड एंड आउटफुट डेट्स का कितना है, 3770। सी आंसर है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो 3770 है, इससे बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस ज्यादा होगा। इस 3770 से एक्सपेंस ज्यादा होगा। कौन से वाला एक्सपेंस, दो तरह के एक्सपेंसेस होते थे, एक होता था परचेज एक्सपेंस, एक होता था अदर एक्सपेंस। परचेज एक्सपेंस वो जो आइटम रीसेल करनी है उसके लिए खर्चा किया। अदर एक्सपेंस जो परचेज एक्सपेंस के अलावा जितने सारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंस कौन से वाला ज्यादा हुआ, एक्सपेंस कौन से वाला ज्यादा हुआ, कितने से ज्यादा हुआ, 3770 से। कौन से वाला, अदर एक्सपेंस। जब अदर एक्सपेंस में इंक्रीज आएगा तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट जो होगा इसकी वजह से कम हो जाएगा 3770 से। एग्रीड, एग्रीड। अगर आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस और प्रॉफिट का बच्चों हमेशा याद रखना इनवर्स रिलेशन होता है। तो एक्सपेंस अगर आपका ज्यादा होगा 3770 से तो आपका प्रॉफिट कम आएगा 3770 से। कॉमन सेंस। कौन से वाला प्रॉफिट कम आएगा, नेट प्रॉफिट वाले। ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट होगा, इस अदर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने से ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। आपने एसोसीआई पढ़ा था ना, सेल्स, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आपके पास आता है जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें आप ऐड करते हैं अदर इनकम्स, लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस, आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। इसको आप नेट प्रॉफिट कहते हैं, नेट प्रॉफिट आता है आपके पास। ठीक है जी। अब लेट सपोज बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस हैं आपके अदर, अदर इनकम्स क्यों हाईलाइट करती है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस आपके क्या हैं, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है ना, बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपके या क्या है, अदर एक्सपेंसेस या बैड डेट्स रिकवर्ड।
जो आप इनमें एडजस्ट करते हो वो या अदर इनकम में एडजस्ट होगी या अदर एक्सपेंसेस में एडजस्ट होगी। एग्रीड है ये बात? ये सबको बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि इधर कोई भी चेंज आ रहा है उसका इम्पैक्ट ऊपर तो नहीं ना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट पे, उसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा। अदर एक्सपेंस में अगर आप प्लस कर दोगे 3770 तो नेट प्रॉफिट 3770 से कम होगा, मगर ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उस पे इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब नेट सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो बैड डेट्स एक्सपेंस का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे डायरेक्टली आता है। सही है। अब इस पे भी हम एक दो एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिटी आ जाए। हम्म, ये अच्छा एमसीक्यू है, ठीक है स्टार्ट करने के लिए। 44 एमसीक्यू। ये टेबल भी है, ये आप लोग स्टडी कर लेना, आसान सा टेबल है। ठीक है, इसके बगैर भी आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा चैप्टर समझ आ गया तो आपको आ जाएगी। At January 1st, 2017, the balance in allowance for receivables showed rupees 16,000। 1st January 2017 को अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का बैलेंस है 16,000 का। एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रुपीज 9,000 एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू 18,000। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर? अब सुनो, 1 जनवरी को बैलेंस है अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का 16,000, ये बन गया ओपनिंग अलाउंस का बैलेंस। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का 1 जनवरी को जो बैलेंस आ रहा है वो क्या हो गया? ओपनिंग अलाउंस। एंड ऑफ द ईयर उसने डिसाइड किया राइट ऑफ कितना करते हैं? 9,000। तो बैड डेट्स कितने हो गए? 9,000 के। एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू 18,000, ये 18,000 क्या हो गया? क्लोजिंग अलाउंस। और ये 9,000 क्या है? बैड डेट्स। What will be the effect of this decision on profit for the year? प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं एक्सपेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो एक्सपेंस कैसे आता था ये आप लोगों को पता है ना? बैड डेट्स लिखते थे जो कि है 9,000 के, उसमें क्लोजिंग अलाउंस ऐड होता है 18,000 और ओपनिंग अलाउंस क्या होता है? माइनस होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड है नहीं, नहीं तो वो भी माइनस हो जाने थे। ओपनिंग अलाउंस है 16,000। जी मुझे बताएं एक्सपेंस पे क्या इम्पैक्ट है? एक्सपेंस कितने से इंक्रीज कर रहे हैं इस इनकी हरकतों की वजह से? 11,000 से। अगर एक्सपेंस 11,000 से इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। अगर एक्सपेंस 11,000 से इंक्रीज कर रहा है तो नेट प्रॉफिट 11,000 से अब कम आएगा इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की वजह से। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बनेगी? डिक्रीज्ड बाय 11,000। ठीक है जी, सी ऑप्शन। Which of the following is the effect on the net profit if the business decreases provision for doubtful debts? provision allowance को ही कहते हैं, provision allowance को ही कहते हैं। एक याद रखना, इंक्रीज इन अलाउंस से एक्सपेंस ज्यादा होता है। और भाई ये कल ये हमने सैटरडे की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इंक्रीज इन अलाउंस हो तो एक्सपेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। डिक्रीज इन अलाउंस हो तो एक्सपेंस क्या होता है? कम होता है। याद रहेगा, ये मैंने पढ़ाई भी है, सैटरडे को हमने बहुत डिटेल में बात की है। नहीं समझ आ रही तो दोबारा पूछो। इंक्रीज इन अलाउंस यानी कि क्लोजिंग अलाउंस ज्यादा हो और ओपनिंग कम हो तो इंक्रीज इन अलाउंस से एक्सपेंस ज्यादा होता है, डिक्रीज इन अलाउंस से एक्सपेंस कम होता है। डिक्रीज इन अलाउंस से एक्सपेंस कम होता है। तो कहते हैं क्या इम्पैक्ट होगा नेट प्रॉफिट पे अगर बिजनेस डिक्रीज कर दे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स? तो डिक्रीज इन अलाउंस की वजह से, इस डिक्रीज की वजह से एक्सपेंस क्या होगा? कम होगा। और एक्सपेंस कम होने से नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट और एक्सपेंस का तो नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है। तो एक्सपेंस कम होगा और नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इट विल इंक्रीज नेट प्रॉफिट, इट विल इंक्रीज नेट प्रॉफिट। ये सी बी भी आंसर नहीं है और सी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट विल इंक्रीज ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट नहीं भाई,
ग्रॉस प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता बैड एंड डाउटफुल डेट्स के एडजस्टमेंट का, तो इसलिए सी भी ऑप्शन नहीं हो सकती, ए ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चंस घर से देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? ये आपने घर से ट्राई करने हैं, 46, 47, 48, ठीक है ट्रिकी है, मगर मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार घर से ट्राई करें, फिर आप लोग मुझसे पूछें। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये एक छोटा सा एरिया रह गया, हाउ टू रीड क्रेडिट टर्म्स। ये बड़ा आसान है, इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करा दूँ, ताकि आप कह लो कि कम से कम जो है ना नॉलेज बेस हमारी कवर हो जाए, ठीक है? तो आज हमारी नॉलेज बेस सारी एंड हो गई है। ये इस कॉन्सेप्ट के बाद इस पूरे टॉपिक में जो नॉलेज के एतबार से चीजें कवर करनी थी वो हमने करनी है। एप्लीकेशन कैसे करनी है, कुछ एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं, बाकी के एमसीक्यूज मैं आपको घर से दूंगा करने को। कल हम क्लास के अंदर आकर मेरी कोशिश होगी पहले 10-15 मिनट में इसके एमसीक्यूज को कवर कर लें। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, अगर आप नहीं पूछोगे मैं अगले चैप्टर पे मूव ऑन कर जाऊंगा, और फिर हम अपना टॉपिक 5 कल इंशाल्लाह स्टार्ट कर लें। डेप्रिसिएशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मगर उस टॉपिक को आपने शुरू से लेके चलना है, फिर आपके पास वो टॉपिक आपका ग्रिप में आएगा। तो हाउ टू रीड क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स कैसे रीड करते हैं, ठीक है? बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है यार, ये तो मैं ऐसे समझाता हूँ, आसानी से समझ। अच्छा, एक बंदा था, हम्म हमारे पास एक कस्टमर था। हमने कहा कि यार हमने ना क्रेडिट टर्म्स डिसाइड करनी। हमारे पास थे कस्टमर ए, कस्टमर A B C D, ठीक है जी? कस्टमर से जब चीज डिसाइड करते हैं ना, कस्टमर को जब भी क्रेडिट सेल करते हैं, कस्टमर को जब भी क्रेडिट सेल करते हैं, तो सबसे कभी कभार क्या होता है कि हम कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है? कस्टमर को क्रेडिट सेल करने पे अक्सर औकात अच्छी कंपनी क्या करती हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करती हैं, ठीक है जी? और सेटलमेंट डिस्काउंट जब ऑफर किया जाता है तो उस सेटलमेंट डिस्काउंट का एक सेट पीरियड होता है, ये बात पता है सबको? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर किया है तो आप उस डिस्काउंट का पीरियड भी फिक्स करोगे कि यार 10 दिन के अंदर पैसे दिए फिर डिस्काउंट, अगर 10 दिन के बाद पैसे दिए तो फिर डिस्काउंट नहीं है, ऐसे ही है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट एक एग्री होगा कस्टमर से, एक एग्री करेंगे हम डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड एग्री करेंगे, और फिर हम एक और चीज एग्री करेंगे, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड क्या होता है? क्रेडिट पीरियड वो मैक्सिमम टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम होता है गिवन टू कस्टमर। कस्टमर को ये नहीं होता कि कस्टमर को उधार किया कि यार 10 दिन में पेमेंट की 10% डिस्काउंट, अगर 10 दिन में पेमेंट नहीं की तो जब चाहे मर्जी करो, ऐसे नहीं होता। टाइम डिसाइड होता है भाई, हर हाल में 1 महीने के अंदर अंदर तुमने मेरे पैसे पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को क्रेडिट सेल करते हो तो मैक्सिमम टाइम कितने दिनों के अंदर पैसे देने हैं वो हमेशा तय होगा, ये नहीं होगा कि भाई बस जब दिल जाए पैसे दे दिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिचुएशन लिखता हूँ, एक कस्टमर है, उसको आपने सेटलमेंट डिस्काउंट 10% दिया और डिस्काउंट पीरियड आपने उसको दिया 20 डेज का, और आपने साथ क्रेडिट पीरियड दिया 30 डेज का। इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें जो मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूँ, तुमने 30 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे पे करने हैं। हाँ, अगर 20 दिन में पैसे पे कर दोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 20 दिन के बाद पे करोगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मगर फिर भी तुमने 30 दिन के अंदर अंदर पैसे पे करने हैं। इस तरह क्रेडिट टर्म्स कस्टमर्स के साथ डिसाइड की जाती हैं, ठीक है? अब ये जो क्रेडिट टर्म्स होती है ना, इसको कभी कभार ना एक शॉर्ट तरीके से इनवॉइस के ऊपर लिखा जाता है। उसका क्या तरीका होता है वो देखना, तुम्हें समझ आ जाएगी। 10/20 नेट 30, ऐसे करके लिख देते हैं हम, ठीक है जी? ये कोड वर्ड्स में लिख देते हैं
कोड वर्ड्स में हम क्रेडिट टर्म्स लिख देते हैं ताकि सिर्फ हमारे कस्टमर्स को या बिजनेस प्रोफेशनल्स को समझ आए कि इसका क्या मतलब है। तो 10% डिस्काउंट, अगर 20 दिन का डिस्काउंट पीरियड और 30 डेज क्रेडिट पीरियड सेट करना हो तो हम कोड वर्ड्स में इसको कैसे लिखते हैं, 10/20 नेट 30। आ गई बात समझ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है बी पार्ट में कोड वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। अगर ये 15 लिखा हो, ये 10 डेज लिखा हो और ये 20 डेज लिखा हो, यानी कि 15% डिस्काउंट देना अगर 10 डेज में पेमेंट करेगा और 20 डेज मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। 15/10, 15/10 नेट 20। वेरी गुड। और डी रहने दो यार, तुम लोगों की स्पीड ही बहुत अच्छी है, तुम लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं 30/20 नेट 60, अब आप बता सकते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट पीरियड कितना है और मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड कितना है, बता सकते हैं? सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट पीरियड कितना है और क्रेडिट पीरियड कितना है, ये आप बता सकते हैं? 30% डिस्काउंट, वेरी गुड, वेरी गुड। 30% सेटलमेंट डिस्काउंट। फिर आप लोगों ने मुझे कहा कि 20%, 20 डेज में अगर पैसे पे किए तो 30% डिस्काउंट। वैसे मैक्सिमम पीरियड तुम्हारे पास कितना है, 60 डेज का। चलिए जी, गुड। तो आपको क्रेडिट टर्म्स पढ़नी आ गई, सब बच्चों को क्रेडिट टर्म्स पढ़नी आ गई है, पढ़नी आ गई है ना? क्रेडिट टर्म्स पढ़नी आ गई तुम लोगों को, कोड वर्ड्स में क्रेडिट टर्म्स लिखी हो तो कैसे पढ़ते हैं ये सब बच्चों को आ गई। बेहतरीन, और क्या चाहिए? ठीक है जी, बस ये एक सवाल एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद हम फिर छुट्टी करते हैं। 49 एमसीक्यू। On 1st June, rupees 8 lakh of goods were are sold with credit terms of 1/10 net 30, यानी कि 1% डिस्काउंट है अगर पेमेंट की विद इन ये 10 डेज, आपका क्या है, डिस्काउंट पीरियड है। 10 डेज आपका डिस्काउंट पीरियड है। ये 1% आपका क्या है, सेटलमेंट डिस्काउंट है। 1 जून को 8 लाख के गुड्स सेल किए, क्रेडिट टर्म्स है 1%, 10 डेज में अगर पैसे पे किए डिस्काउंट पीरियड है। हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्ट टू रिसीव इफ द बायर पेज ऑन 8 जून? 1 जून को, 1 जून को अगर पैसे दे रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 जून को दे देगा, तो ये तो विद इन डिस्काउंट पीरियड पैसे आएंगे, ये तो विद इन डिस्काउंट पीरियड पैसे पे कर रहे हैं। और अगर विद इन डिस्काउंट पीरियड पैसे पे करेगा तो नेट ऑफ डिस्काउंट पेमेंट करेगा, यानी कि 8 लाख पूरे का पूरा नहीं आने वाला, उसका 99% आएगा क्योंकि 1% तो डिस्काउंट है। तो आंसर आप लोगों ने मुझे बताया जी सी, 792,000। वेरी गुड। फिर एक जाते जाते एक और भी कर ले, 50 कर ले। On 1st June, rupees 8 lakh of goods are sold with the credit terms of 1/10 and 30, वही credit terms हैं। On 3rd June, customer returned 100,000, ठीक है, तो 8 लाख की सेल की, सेल रिटर्न हो गई, उसमें से 1 लाख रुपए की, तो माइनस कर दी, बकाया कितने पैसे लेने वाले थे, 7 लाख रुपए। मगर कितने पैसे मिलेंगे अगर 8 जून को पे कर दिए, तो 7 लाख अब पूरा नहीं मिलेगा, अब उसका 99% मिलेगा सिर्फ। अब इसका बी आंसर है 693,000। बी आंसर करें। सही है जी। कोई सवाल? अब ये बाकी भी एमसीक्यूज हैं, आज आप लोगों को एक दिन लगाना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभार काम होता है ज्यादा, मैं ऐसे नहीं देता आपको कि डेली आपको बहुत ज्यादा काम है, तो आज एक दिन लगाओ,
इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह समझो। थोड़े से एमसीक्यूज हैं, 62 एमसीक्यूज में आप सबको होमवर्क दे रहा हूँ। जो एमसीक्यूज में मसला है उनको मार्क कर लो, वो कल क्लास में पूछ लेना और आगे चलो बस। तो कल इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस टेस्ट। जी पूछिए, क्या सवाल है टेस्ट का? सर जी जी बताओ। सर ये वाई आर बुक्स ऑफ हाँ हाँ, वाई आर बुक्स ऑफ। prime entry important in accounting system, तो they allow efficient processing of transaction. सर इसमें they eliminate the need for transaction. sorting transaction, तो इसमें ये भी तो आ ही सकता है सेकंड ऑप्शन। दे एलिमिनेट द नीड ऑफ सॉर्टिंग ट्रांजैक्शंस। यस सर। मगर एफिशिएंट प्रोसेसिंग वाला पॉइंट ना ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड होता ये है कि ट्रांजैक्शन जनरल जनरल में जाके दोबारा से सॉर्ट नहीं हो रही होती, जी तो एलिमिनेट नहीं होती। हाँ कुछ हद तक सॉर्ट हो जाती है ट्रांजैक्शन, मगर वो बहुत ज्यादा करीब वाला जो है ना, एफिशिएंट प्रोसेसिंग वाला पॉइंट ज्यादा करीब है। तो हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में ना कभी कभार दो ऑप्शंस बन रही होती हैं, मगर इसके साथ ना एक हिडन बात होती है जो हर एमसीक्यू के साथ आपने फर्ज करनी है, कुछ एमसीक्यू के साथ लिखी भी होती है, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर। सुनी हुई है ना, ये बात अक्सर लिखी होती है। तो ये आपने ज्यूम करनी है कि सिलेक्ट करना अपने मोस्ट सूटेबल आंसर, जो ज्यादा करीब है, जो ज्यादा बेहतर लग रहा आंसर, उसको हमेशा क्लिक करना होता ओके सर। है। चलिए, और कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।